गुड इवनिंग बच्चों। सत्ता के समकालीन केंद्र में हम लोग रिवीजन करेंगे आज यूरोपीय संघ का और आसियान। जैसा आप सभी पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सत्ता के दो ध्रुव हो गए थे। विश्व दो ध्रुवीय था, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर, जिसको हम आजकल रूस के नाम से जानते हैं। इसमें से यूएसएसआर 1991 में विघटित हो गया। तो इसके विघटित होने के साथ विश्व कैसा हो गया था? एक ध्रुवीय। तो जो विश्व एक ध्रुवीय रह गया, इस और ये स्थिति हम लोगों ने 1991 के बाद विश्व राजनीति की देखी है। एक ध्रुवीय विश्व में यूएसए की शक्ति को चुनौती देने के लिए और वर्तमान विश्व में कौन से शक्तिशाली देश हैं या संगठन हैं, इसी के बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो हमने ये पाया था कि दो ऐसे क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन कोई एक देश नहीं बल्कि देशों का मिला हुआ ग्रुप। इसमें एक था यूरोपीय संघ और एक था आसियान। यूरोपीय संघ कौन से देशों का संगठन है? यूरोपीय महाद्वीप के देशों का। और आसियान है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। तो ये जो दो देशों का संगठन है, ये अपनी सम्मिलित शक्ति से जो है विश्व में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। इसके अलावा जो एक देश के रूप में हमने चीन को भी इसमें पढ़ा था। आज इसमें हम यूरोपीय संघ की शक्ति, उसकी सीमाओं, किस प्रकार वो इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आ जाती है निर्माण। यूरोपीय संघ, इसका निर्माण हुआ है 1992 में। कौन सी संधि है? मैस्ट्रिच की संधि। आपको बताया था कि जहाँ पर जिस देश में सम्मेलन होता है, संधि होती है, अक्सर उसी के नाम पर संधि का नाम पड़ जाता है। तो यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ है 1992 में। इसी के साथ लेकिन 1992 के पहले और बाद में भी ये विकासमान रहा है। विकासमान मतलब एकदम अचानक से 1992 में यूरोपीय संघ नहीं बन गया। वो पहले के कई चरण रहे हैं, जिसमें शुरुआत होगी मार्शल योजना। ये कब की थी? 1948 की। तो मार्शल योजना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि ये कब की घटना। मार्शल योजना ये अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित योजना थी। आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। तो मार्शल योजना किस लिए थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। कहाँ पर? यूरोप में। तो यूरोप में जो देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद जहाँ आर्थिक विनाश काफ़ी हुआ था, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, वहाँ वो साम्यवादी प्रभाव में ना आए, सोवियत संघ के प्रभाव में ना आए। इसलिए अमेरिका के द्वारा प्रायोजित थी ये योजना 1948 में। तो इसने एक प्रस्ताव दिया। मार्शल योजना थी क्या? यूरोपीय देशों के सहयोग के लिए संगठन बनाना। ठीक। और ये कैसा संगठन था? आर्थिक सहयोग संगठन। कि यूरोपीय देश अपने झगड़े बुलाकर आपस में आर्थिक सहयोग के माध्यम से जो है साझा विकास करे, सारे यूरोपीय देशों का विकास हो। तो आरंभ होता है यहाँ से यूरोपीय संघ की नींव पड़ी। ठीक। इसके मार्शल योजना के बाद जो अगला स्टेप आता है 1948 के बाद, वो 1951 में है
यूरोपियन कोल कम्युनिटी या यूरोपीय आर्थिक व इस्पात समुदाय। आप लोगों को बताया था कि यूरोप में खासकर फ्रांस, जर्मनी, इनमें आर्थिक और यहाँ पर कोयला व इस्पात समुदाय है। तो कोयला व इस्पात समुदाय, कोयला और इस्पात इन्हीं की खदानों को लेकर मेन लड़ाई फ्रांस और जर्मनी के बीच थी। तो ये 5 देशों का 6 देशों का एक संगठन बनाया गया 1951 में इन देशों के बीच कोयला और इस्पात के व्यापार में सामंजस्य करने के लिए। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो 1957 का है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और इसी के साथ एक चीज़ की और स्थापना हुई 1946 में 57 में, यूरेटम। तो ये 1957 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है यूरोपीय संघ के बनने का। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे शॉर्ट में EEC और यूरेटम कहा जाता है। यूरेटम का पूरा नाम यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय। और ये दोनों हुए थे रोम की संधि के द्वारा। तो इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से यूरोपीय देशों में आर्थिक सहयोग और ज़्यादा प्रबल हुआ। इसके बाद 1957 के बाद धीरे धीरे इसमें और देश सम्मिलित होते गए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव 1979 में आता है, यूरोपीय संसद का गठन। जहाँ संसद की बात आ जाती है मतलब उसको एक राजनैतिक चरित्र मिल जाता है। अभी तक ये एक क्या था, अभी तक ये एक आर्थिक सहयोग के लिए संगठन था। उससे आगे बढ़कर अब 1979 में संसद का भी गठन हुआ है। कुछ ऐसे सामान्य विषय जिन पे सभी देश राजी हों, सदस्य देश, उन पर ये यूरोपीय संसद कानून बनाने का कार्य करेगी। उसके बाद एक अगला पड़ाव था 1985, शांगेन वीज़ा, शांगेन की संधि। इसके द्वारा आपको बताया गया था कि जो वीज़ा है, वीज़ा की ज़रूरत वो सदस्य देशों के बीच रिलैक्स कर दी गई कि जो सदस्य देश है उनके बीच व्यापार के लिए वीज़ा की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। और अगर कोई अन्य देश, किसी एक देश का पासपोर्ट है उसके पास, तो वो उस सारे जो सदस्य देश हैं उन पर उसी एक वीज़ा के जरिए यात्रा कर सकता है, व्यापार कर सकता है, पर्यटन कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव 1992 के पहले तक के। और अगला चरण 1992, जिसमें आज का जो नाम है संगठन का यूरोपीय संघ, वो बना। 1993 में इसके बाद एकल बाजार, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे दोनों ही संगठन, आसियान और यूरोपीय संघ, दोनों ही क्या है, आर्थिक रूप से आर्थिक सहयोग के लिए हैं। तो यूरोपीय संघ के 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ और 1993 में एकल बाजार की स्थापना हुई कि यूरोपीय संघ में जितने सदस्य देश हैं वो एक बाजार की तरह कार्य करेंगे और एक बाजार की तरह ही लोग वहाँ सामान खरीद और बेच सकेंगे, जिससे इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार को बढ़ाना। ठीक, तो यहाँ तक यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। अब बाजार की जब बात आती है तो जब हम बाजार की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो ज़रूरत किसकी पड़ती है, मुद्रा, एकल मुद्रा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो अक्सर पूछा जाता है, यूरो क्या है या कब अपनाया गया। तो ये यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा है जो सदस्य देशों ने अपनाई और इसका वर्ष है 2002। प्रारंभ में 12 देशों ने यह मुद्रा अपनाई। ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यूरोपीय संघ जो हम 1992 में चल रहे हैं उसका एक टाइमलाइन है, 1948, फिर 1951, 1957,
1979, 1985 एंड 1992। बीच में इसमें और सदस्य देश शामिल होते गए हैं। उसके बाद 1993, 1997 एम्स्टर्डम की संधि है, आप लोगों को पहले ही दिखाया जा चुका है। इसके बाद 2002 यूरो और 2007 में लिस्बन की संधि। लिस्बन की संधि इसके द्वारा इसमें जो व्यापार और सदस्यता की शर्तें हैं उसे और अधिक क्लियर किया गया। तो ये यहाँ पर एक ख़त्म होता है यूरोपीय संघ का खाका जो अभी तक इवॉल्विंग रहा है, विकासमान रहा है। अब इस पे बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपसे ये वर्ष पूछे जाएंगे या कब कौन सदस्य बना है ये पूछ सकते हैं, मार्शल योजना पूछ सकते हैं, यूरो, मैस्ट्रिच की संधि, यूरेटम क्या है ये पूछा जा सकता है। ये सब लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी में बड़े क्वेश्चन में अक्सर आता है। यूरोपीय संघ की एक सत्ता के विकल्प के रूप में या विश्व की एक महाशक्ति के रूप में यूरोपीय संघ की शक्तियों की विवेचना करिए। तो यहाँ पर हमें शक्तियों की विवेचना या उसका एक शक्तिशाली संगठन के रूप में, तो यहाँ आपको दोनों चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ बतानी है यूरोपीय संघ की शक्तियाँ, और दूसरी चीज़ उसमें क्या सीमाएं हैं। हम कमियां नहीं लिखते, शक्तियों पे क्या शब्द यूज़ होता है, सीमाएं। तो पहले शक्तियाँ आपको बताया था किसी भी देश की, ये अगर हम राजनैतिक रूप से उसकी प्रभावशीलता नापनी है तो उसकी शक्तियों का मापदंड पहला क्या हो जाता है आज के विश्व में, आर्थिक, उससे पहले सैनिक और राजनीतिक। तो शक्ति नापने के कुछ मापदंड हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आर्थिक, चूँकि यूरोपीय संघ आर्थिक संगठन है। अब इसमें भी आप 3-4 पॉइंट कर लेंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 100 से 125 शब्द लिखने हैं। तो आर्थिक रूप से पहले तो आप उसका एक खाका दे देंगे कि कब बना है, क्या निर्माण हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद आर्थिक रूप से इसका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसका विश्व व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है, और जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं जैसे IMF, WTO, उसमें इसकी क्या पोजीशन है। तो तीनों ही रूप में जो है यूरोपीय संघ में जितने देश है वो आपस में मिला के विश्व में नंबर 2 की स्थिति रखते हैं अमेरिका के बाद। इसके आंकड़े आप लोग लिख चुके हैं। सैनिक रूप से जो है परमाणविक शक्ति युक्त देश है फ्रांस। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ में एक ही परमाणुवीय शक्ति संपन्न देश बचा है और वो फ्रांस है, ठीक है। और इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में फ्रांस स्थायी सदस्य भी है, और यहाँ दोनों से ही आप ब्रिटेन को निकाल देंगे। कुछ पुरानी किताबों में ब्रिटेन भी दिया हुआ है, अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो इसलिए अब यूरोपीय संघ के पास परमाणविक शक्ति संपन्न और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य एक ही बचा है और वो है फ्रांस। लेकिन इसके अलावा कई अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के और WTO में वो यूरोप के देश होते हैं। तो इस तरीके से सैनिक रूप से सैनिक क्षमता और परमाणविक शक्ति के अलावा नंबर 2 पे नापी जाती है रक्षा बजट। एक तो हो गया परमाणु क्षमता, दूसरा जाता है रक्षा बजट कितना है, सेना कितनी मजबूत है। जितना रक्षा बजट होगा सेना का जो है उस पे व्यय होगा, सेना उतनी ही मजबूत होगी। हथियारों पे कितना व्यय है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, सैनिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसके मापन से भी हमें किसी संगठन, किसी देश की सैनिक क्षमता का पता लगता है। तो ये शक्तियों में आ जाएगा। इसके अलावा राजनैतिक रूप से जिसके पास सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, विश्व में आज ही वो क्या है, राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है। तो विश्व के अन्य जितने महाद्वीप हैं उसमें यूरोपीय संघ की बात को ध्यान से सुना जाता है। तो ये हो गई उसकी शक्तियाँ। अब लेकिन उसके बाद हम सिर्फ शक्तियों तक नहीं, उस अगर विवेचना लिखा है तो हम उस दोनों पक्ष, उसकी शक्तियाँ भी बताएंगे और उसकी सीमाएं भी बताएंगे। तो इसके अलावा आप लोगों को लिखाया गया था एक झंडा, एक गान, ये सब किस चीज़ का प्रतीक है? ये सब बढ़ते एकीकरण का प्रतीक है कि यूरोपीय संघ के देश जो है वो अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय पहचान को कम करके और आपस में ज़्यादा एक हो रहे हैं। ठीक, ये झंडा, एक गान इस चीज़ का प्रतीक है। लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां अभी हैं, या कमियां नहीं कहते उसको सीमाएं कहते हैं, जो अभी भी उसे एक देश के रूप में कार्य करने में सीमा लगाता है, बाधा है। जैसे पहली चीज़ है राष्ट्रीय पहचान। यूरोप के जितने देश हैं यूरोपीय संघ के, जैसे पहला इसमें आप उदाहरण दे देंगे ब्रेक्सिट का। ब्रिटेन जो है राष्ट्रीय पहचान के ही मुद्दे पर यूरोपीय संघ से 2020 में एग्जिट कर गया, है ना। तो ये क्या है कि वो यूरोपीय संघ में मिलने की मूल्य पर अपनी अलग पहचान खोने को देश तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, विदेश नीति पर सामंजस्य में बाधा। अभी ये देश जो है विदेश नीति पर एक मत नहीं हो पा रहे, खासकर जो बड़े देश है, जैसे फ्रांस का जो है अक्सर ब्रिटेन से जब तक वो सदस्य था, या जर्मनी से, अन्य देशों से थोड़ा अलग रुख रहता है। तो इस तरीके से विदेश नीति पर या अन्य देशों से किस प्रकार संबंध हो, उसमें जो है ये देश अभी उतना साझा नहीं कर पा रहे। यहाँ आप उदाहरण दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इराक युद्ध का, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन का रुख अलग था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पहचान की जो है ये कुछ वो हर्डल्स हैं, कुछ बाधाएं हैं जो यूरोपीय संघ को एक देश के रूप में एकजुट होकर काम करने में बाधा लगाती है। लेकिन इसके बावजूद एक आर्थिक बाजार के रूप में, एक आर्थिक शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ बहुत ही प्रभावशाली हो चुका है। ठीक, तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग अनसॉल्व से देख लेते हैं। ये कुछ पहले के पेपर्स हैं, इसमें चेक करते हैं यूरोपीय संघ से संबंधित कौन सा प्रश्न आया है। यहाँ पर इस पेपर में यूरोपीय संघ से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला सेट है इसमें ये 2022 का एक पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय 5 नंबर वाले में है, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो 5 नंबर मतलब आपको इसमें 50-60 शब्द लिखने हैं। तो जितना भी उसने अपना ऊर्जा समुदाय, एकीकृत बाजार बनाया है, ऊर्जा आणविक समुदाय, आर्थिक बाजार, यूरो का हासिल किया, उसकी आर्थिक शक्ति संवेद रूप से, ये सभी का आप इसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि ये आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। लेकिन ध्यान ये रहेगा कि सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ जाने चाहिए उसकी शक्तियों से। यहाँ देखिए उपलब्धियाँ एक पूछ रहा है, उसकी विवेचना करने को नहीं पूछ रहा। तो आप यहाँ पर उसकी शक्तियों को बताएंगे कि किस तरीके से
उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, सैनिक शक्ति बढ़ रही है, और किस तरह से अपना शांगेन वीज़ा यूरो मुद्रा के रूप में उसने अपना एकीकरण किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बहुविकल्पी में दिख रहा है। यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया है? 1957। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? ये अति लघु का क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं, जो यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य आपको लिखाए गए हैं क्या थे? पहला उद्देश्य था जो यूरोप के विवादों को हल करना, और दूसरा उद्देश्य क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। तो इस तरीके से, चूँकि ये बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, 1+1 2 कारण आपको बताने हैं, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो बड़े में दिया है और ये दीर्घ में दिया है। यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाले 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ ये दीर्घ में जहाँ पूछ रहा है 2+2+2+2, तो इसमें आप और ये आपको जैसा निर्देश होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों के हैं, आपकी कॉपी के लगभग 2 पेज के बराबर होना चाहिए। तो इसमें आप यूरोपीय संघ का एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद फिर उसकी शक्तियाँ और उन शक्तियों के बाद उसकी क्या कमियां हैं, जैसे ये आपको बताया कि शक्तिशाली संगठन बन रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके कारण अभी वो पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण शक्तिशाली नहीं हो सका है कि अमेरिकी वर्चस्व को पूर्ण रूपेण एक देश के रूप में चुनौती दे। ये पूरा ही आपको उसमें लिखना होगा। तो ये यूरोपीय संघ के प्रमुख पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे उसको आप लोग सॉल्व करके कल दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।